हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विल टू एजुकेट द वर्ल्ड में। आई हरिओम शर्मा वेलकम यू। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में हमने कुछ रूल्स नाउन्स को लेकर के पढ़े थे, हम उन्हीं को लेकर के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुराने जितने रूल्स हमने पढ़े थे, वी हैव ऑलमोस्ट लर्न दैम, क्रैम्ड दैम। In that case, we will recap something so that we may easily understand the next one which we are going to start today. दोस्तों देखिए, टॉपिक्स कोई भी हो, कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए, एक बार कुछ बेसिक रूल्स क्लियर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि आप इजीली आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली हम आज कर लेंगे। देखिए, एक और चीज़ हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आए हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, चाहे उसमें टैक्स असिस्टेंट हुआ, सीडीसी हुआ, एलडीसी हुआ, या आपके स्टेनोग्राफी हुआ, एसएससी से संबंधित जितने एग्जाम्स हो, एज वेल एज बैंकिंग एग्जाम्स टू, बिकॉज इंग्लिश इज अ कॉमन एक्चुअली, मे बी देयर विल बी द लेवल्स डिफरेंट वी कैन सी, बट द लैंग्वेज इज कॉमन, द टॉपिक्स आर वेरी कॉमन ईजीली, सो दैट वी कैन से दैट कि हम जितना भी चीज़ें इसके अंदर पढ़ रहे हैं वो सब के सब सभी एग्जाम्स में आने के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो दोस्तों, जितने रूल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए, मैं एक बार रिकैप भी करूँगा, और आज मैं आप लोगों को उसके आगे के कुछ केसेस क्लियर करूँगा, और उसके बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ईजीली समझ में आए कि हम इस टॉपिक को पढ़कर क्या सीखें। देखिए, आज हम आपको सामने कुछ एक तो हम एपोस्ट्रोफी, एस का रूल सीखेंगे। हम कुछ केसेस पर भी डिस्कस करेंगे कि नाउन केसेस क्या होते हैं। हम इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमने आज क्या सीखा, और इससे पहले कि हमारी जो क्लासेस हैं उसमें हमने क्या सीखा। या फिर यूँ कहें कि हम ये कह सकते हैं कि हमने जितना टॉपिक है, जितना कंटेंट अब तक पढ़ा, उसकी कनेक्टिविटी क्वेश्चन से कैसे बन पाएगी और उसको सॉल्व हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा रिकैप के सेंस में अगर जाएं, तो आप देखेंगे हमने कुछ रूल्स यहाँ पर पढ़े थे। ये रूल्स हम क्वेश्चंस के दौरान फिर से रिवाइज करेंगे, यानी कोई भी ऐसी चीज, नथिंग लेफ्ट which will not be used in the question, and at that time I will definitely remind you that we have already studied previous, like जैसा हमने बताया कि कुछ बेसिक रूल्स, या यूँ कहें कि ये कोई रूल नहीं है, ये तो क्या है, समझने के लिए एक सिंपल सा हमने खुद ने एक फॉर्मेट निकाला है कि आप ये टॉपिक्स या ये रूल्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सारा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही ईजी वे में हम उसको समझ सकें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई मीनिंग, आप अगर देखें मीनिंग्स का, कि भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जिनका यूज भी प्लूरल हुआ है और सिंगुलर भी कहलाते हैं। एक एग्जांपल कैटल, हम देखें कि कैपिटल जो कैटल होता है, जानवर जैसे हम बोलते हैं, मवेशी भी बोलते हैं, भाई ये एक ऐसा वर्ड है जो आपका सिंगुलर में भी यूज होगा, प्लूरल में भी होगा। ऐसे कई वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जो होते प्लूरल, दिखते प्लूरल है, बट सिंगुलर है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं, होते प्लूरल। भाई जैसे हम पीपल की बात करें, पीपल जो होता है, जनरली पीपल एक होता है पर्सन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक इंसान। लेकिन जब मुझे एक से ज्यादा की बात करनी होती है तो वहां पर मैं पीपल का यूज करता हूं। कई लोग अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ दे दिया कि आपको ऐसे फील करा रहा है कि ये सिंगुलर है, और कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसमें पीपल्स जोड़ देते हैं। मतलब कुल मिलाकर के पीपल जबकि खुद एक प्लूरल है, लेकिन दिखने में कैसा लगता है, सिंगुलर। गलती होने की वजह बच्चों और कोई नहीं होती, उसकी वजह होती है कि हमारी माइंड में ये एक आइडिया रहता है, एक ऐसा दिमाग में आता है ये चीज़ कि एस जहाँ पर लग जाए वही प्लूरल है। जैसे हम पेन लगाते हैं तो पेन के साथ एस लगा देंगे तो पेन्स हो जाएगा, मतलब हमने एस को एक पेटेंट प्लूरल फॉर्म में ले लिया कि एस जहां लगा मतलब आप प्लूरल है। इस वजह से भी कुछ इस तरह की गलतियां बच्चों आपसे द्वारा हो जाती है क्वेश्चंस में, ठीक है।
अब आगे देखिए कुछ ऐसे, जैसे पुलिस भी तो एक ऐसा ही वर्ड है, एक तरह कह सकते हो कि वो भी तो एक वैसा ही वर्ड दिख रहा है आपको, कि दिखने में तो वो सिंगुलर दिख रहा है बट होता है उसको प्लूरल के सेंस में भी है, यूज करते हैं। अब देखिए कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म इन अ सेंटेंस और फ्रेज एंड दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा दिखते कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में है सेंटेंस में, और हमेशा ये प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या हुआ, टैक्सेस, या आप बसेस का यूज करें, या फिर आप ट्राउजर, भाई आप पैंट देखते हैं, पजामा, कभी भी आप टेलर के पास जाते हो तो क्या एक पजामा एक पैंट लेके जाते हो, हमेशा आपके पैर जितने होते हैं 2 पैर होंगे तो आपके जो कंटेंट रहेंगे उस पजामा के अंदर वो भी 2 ही रहेंगे, इसलिए इनका यूज भी हम कैसे करते हैं, ट्राउजर्स करते हैं, ट्राउजर नहीं करते हैं। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पैदाइशी प्लूरल के फॉर्म में होते हैं, चाहे आप सीजर्स ले लीजिए, चाहे आप ट्राउजर्स ले लीजिए, किसी इसी तरह से कह सकते हो आप। आगे दोस्तों इसी प्रकार का आप देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो किस तरह नंबर को इंडिकेट करते हैं, राइट। अब अगर आप नंबर को इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना, वेट हुआ, लेंथ हुआ, मनी हुआ, ये सब के सब क्या है, डेफिनेट नंबर। एनी डेफिनेट नंबर प्रोसीडेड दिस नाउन देन दे रिमेंड अनचेंज्ड, मतलब कुछ ऐसे नाउन जो अनचेंज्ड रहते हैं, यानी कि आपको फिक्स दिखेंगे, जो चेंजेस नहीं होते हैं, आप वो किसी भी स्थिति सेंटेंस में आ जाए, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बता भी दूंगा कि क्या ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आगे के जो, देखिए ये रूल्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस किए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए अब जैसे ये रूल नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को नाउन की एरर में देखने को मिलेगी बच्चों, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए आपने देखा होगा एडवाइस होता है, मैथ्स हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, फर्नीचर हुआ आपका, और भी आप कह सकते हैं न्यूज़ हुआ, और हम कुछ क्वेश्चंस में उठाएंगे जैसे सीनरीज हुआ, सीनरी हम जैसे बोलते हैं, पोइट्री हुआ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी भी एस लगाकर यूज़ नहीं करते हैं, जैसे वर्क भी एक वर्ड होता है जिसमें हम कभी भी एस नहीं लगाते, ये सिंगल ही चलता है। बहुत सारे और वर्ड भी है, बता दूंगा आपको मैं। ऐसे सभी वर्ड्स जो हम ऐसे ही रहेंगे, यानी आप प्लूरल बनाने के लिए कभी भी एस का यूज, ई एस का यूज इस तरह से यूज नहीं करेंगे बच्चों। और बच्चे जनरली ऐसी गलतियां करते हैं दैट वी हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, हम कभी कभी ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे फर्नीचर को फर्नीचर्स बोल दिया, न्यूज को न्यूज़ेस बोल दिया। आप इंफॉर्मेशन को, भाई जैसे मेरे पास कोई एक जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन ही है, अगर मेरे पास एक ज़्यादा जानकारी है तो भी बच्चों वो इन्फॉर्मेशन ही है। आप उसको अगर डिफाइन ही करना चाहते हो तो आप उसमें पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो। आप और वर्ड्स जो होते हैं, मैनी इंफॉर्मेशन या लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इनका यूज भी कर सकते हो, बट यू कैन डेफिनेटली यूज इन दैट वे बट नॉट इन दिस वे। फॉर दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम इस तरह के वर्ड्स को भी इस तरह से यूज कर सकते हैं बच्चों। देखिए आगे हम कुछ और थोड़े से रूल्स की रिकैप के सेंस में अगर मैं लेके चलूँ तो मैं पहले भी आपको ये रूल्स बता चुका हूँ, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं आप इन पर भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कैसे होते हैं, ऑलवेज यूज्ड इन बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर। कैसे होते हैं ये, प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज किए जाएंगे बच्चों। प्लूरल नाउन्स जो होते हैं वो दोनों में यूज होंगे, जैसे टीम जो होता है, पब्लिक हुई, ज्यूरी हुई, है ना, ये सब आर्मी हुई, ये सब के सब सिंगुलर में भी दिखेंगे और आपको यही सब वर्ड प्लूरल में भी दिखेंगे, क्योंकि ये वर्ड रूट वाइज ग्रुप में बने होते हैं। यानी कुल मिला के ये कभी भी सिंगल में भी ऐसे ही दिखेंगे और डबल में भी ऐसे ही होंगे। कुल मिला के क्लास में अगर एक बच्चा ही बैठा है तो भी वो क्लास ही कहलाएगी। हम उसको ऐसा मानते हैं कि क्लास मीन्स मोर देन वन स्टूडेंट इज अवेलेबल इन द क्लास, दैट इज कॉल्ड क्लास, राइट बच्चों। आगे आपके जो मटेरियल नाउन्स हैं हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे केसेस में, जैसे माय सिस्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था, कभी भी मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। आप हमेशा का ध्यान रखेंगे, चाहे वो ए हुआ, एन हुआ, द हुआ, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो कभी यूज नहीं होते हैं इन केसेस में। आप कभी भी आर्टिकल का यूज कभी भी कॉन्क्रीट नाउन के साथ या मटेरियल नाउन के साथ या फिर मेटेलिक नाउन के साथ इनका यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप आगे आएंगे बच्चों, some nouns are give different meaning when they are used as plural noun। कभी कभी वो क्या होता है, मीनिंग भी डिफरेंट दे देते हैं अगर उनका, जैसे एक एग्जांपल, कभी कभी आप कई वर्ड ऐसे देखते हैं, जैसे गुड अगर लिखा है, एक एग्जांपल, ये एक एडजेक्टिव है, और अगर मैं इसके अंदर एस लगा दूं तो क्या ये पहले वर्ड से मैच करेगा?
बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर गुड एक विशेषण है किसी चीज़ की, अच्छी चीज़ के लिए, समथिंग लाइक ही इज़ अ गुड मैन। तो यहाँ पर जो गुड है वो एक अच्छा के सेंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन ये जो गुड्स है ये तो एक क्या है, एक मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होता है। आप ट्रक के हमेशा फ्रंट की जो ऊपर वाली लाइन लिखा होता है उस पर लिखा रहता है गुड्स करियर, तो वहाँ पर गुड्स करियर मतलब अच्छी चीज़ें करियर करने वाला नहीं, वो क्या है, माल को ढोने वाला सामान, जो ट्रक होता है उसको आप गुड्स करियर बोलते हैं। इसी प्रकार कभी कभी वर्ड्स प्लूरल बना देने से, sometimes when we make it plural or try to make them plural, the meaning will be definitely changed. That means which you were going on the track, that track will be definitely differ from your meaning which you are trying to convince someone else, right? आगे देखिए एक और आगे आप थोड़ा सा देखें, to manifest a neutral gender nouns we use feminine gender to manifest grace and beauty। देखिए क्या होता है, इसका सरल शब्दों में कहूँ आपको, देखिए जेंडर तो मैं भी डिस्कस वैसे भी करने वाला हूँ, तो आपको ये चीज़ वैसे भी क्लियर हो जाने वाली है कि जेंडर्स का मतलब जहाँ पर हमारे इस संसार के अंदर बेसिकली 4 टाइप के जेंडर्स पाए जाते हैं। एक तो मैं खुद हूँ, जैसे हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर, एक आपका दूसरा लड़की के सेंस में जिसको फेमिनाइन बोलते हैं, तीसरा आपका होता है एक न्यूट्रल जेंडर, फेमिनाइन में तो लड़की की बात चलेगी, आप न्यूट्रल की बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग भी होंगी और कुछ लिविंग्स भी होंगी, लाइफलेस तो होंगी ही होंगी लेकिन कुछ लाइफ के साथ भी होंगी। वो मैं आपको आगे की जो स्लाइड्स है आगे की मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर होता चले कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए बच्चों, आगे के केसेस की बात करूँ तो आज मैं आपको केसेस पे थोड़ा डिस्कस करूंगा, फिर मैं जेंडर्स पे डिस्कस करूंगा, कुछ एपोस्ट्रोफी के रूल्स पे डिस्कस करूंगा, थोड़े बहुत, पूरा नहीं करेंगे आज भी क्योंकि नाउन का ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया लेता है, बहुत सारी गलतियाँ नाउन से ही निकल जाती हैं, जबकि नाउन एक ऐसा टॉपिक भी है साथ साथ जिसमें वर्ब के साथ भी नाउन की प्रॉब्लम बता दी जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी नाउन आ जाता है, कहीं ना कहीं वो आपके जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर भी नाउन्स की प्रॉब्लम बता दी जाती है। नाउन एक तरह से कह सकते हो कि आपका जो दूध होता है ना, दूध उसकी तरह होता है कि आप दूध से ही आपको सारी चीज़ें मिलकर बन जाती हैं, चाहे वो घी हो, मक्खन हो, बटर हो, कुछ भी हो, आप दूध से ही ये सब चीज़ें बनती हैं। इसी प्रकार नाउन भी एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर के अंदर काफ़ी कुछ पोर्शन कवर करता है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़ेंगे ताकि आपको ये दोबारा पढ़ना ना पड़े। मेरा मीनिंग बस इतना सा रहता है कि आप जो भी पढ़ें वो कम से कम एक बार ऐसे पढ़ लें कि कम से कम उससे रिलेटेड इशूज़ कहीं पर भी आपके सामने आए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लें कि ये टॉपिक तो हमने ऐसे पढ़ा है और ये डेफिनेटली सही नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है और इसका सही ये है, ठीक है ना। देखिए केसेस की बात करो, इसका यूज़ पेपर में नहीं आता है बच्चों, लेकिन समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाता है कि भाई सब्जेक्ट में उसका क्या रोल पार्ट है और ऑब्जेक्ट में क्या है। एक एग्जाम्पल मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, समझिए आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, आप बात करें ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस। देखिए अगर सपोज मैं ऐसा लिखूं, आई एम कॉलिंग शी, अब आप मुझे बताओ, ये तो आपको सेंटेंस देखने से ही गलत लग रहा है क्योंकि हमने बचपन से ही पढ़ रखा है, ये कैसे हो सकता है। उसकी वजह ये है दोस्तों कि ये जो शी है ये एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, जबकि हम सब्जेक्ट ऑलरेडी आई को लिख रहे हैं यहां पर। तो क्या किसी सेंटेंस में दोबारा सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव केस में? क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब आती है, और वर्ब के बाद अगला वर्ड आपका या तो एडवर्ब हो सकता है या आपका प्रीपोजिशन भी लेके चल सकता है अगर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट रही तो, और नहीं तो बेसिकली इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि बेसिकली आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद अगला क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है बेटा, वर्ब, और फिर आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि ये किसी भी सेंटेंस का बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है। आप पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे। अब चूंकि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर लास्ट में यूज हो रहा है तो आप देखेंगे कि जो शी होता है वो क्या है, सब्जेक्ट होता है, जबकि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, इसका ऑब्जेक्ट, और शी का ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है, हर।
आपने देखा होगा ही का हिम, शी का हर, आई का मी, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा। आप ये जो वर्ड्स, ये चार्ट जनरली पॉजेसिव में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप एक बेसिकली आप कह सकते हो, मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा केसेस क्लियर कर लूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली समझ में आया। तो हम यहाँ पढ़ ही इन्हीं को रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। व्हेन द नाउन इन द सेंटेंस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन और द वर्ब देम टू द नाउन, आप उसका यूज करें। द डॉक्टर इज टेकिंग केयर ऑफ हिज क्लाइंट्स। देखिए क्या है, ये जो क्लाइंट्स है ये तो एक तरह से कह लो कि एक कॉमन फॉर्म है। अब अगर आप इसका कॉमनली यूज कर रहे हैं तो क्लाइंट ही रहेगा, चाहे वो क्लाइंट स्टार्टिंग में भी रहे, यानी सब्जेक्ट भी क्लाइंट हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी क्लाइंट ही हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि सपोज यहाँ पर अगर मैं शी ना यूज़ करता, सपोज यहाँ पे मैं राधा यूज़ करता, तो राधा ऑब्जेक्ट भी राधा ही होता, और अगर मैं इसका यूज़ करता तो सब्जेक्ट भी राधा ही यूज़ करता। यानी जो नाम होते हैं, नेमिंग्स होते हैं, चाहे वो प्रॉपर वे में हो, प्रॉपर नाउन के सेंस में हो, चाहे वो कॉमन नाउन में हो, वो सब के सब कैसे होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव यूज़ होंगे वैसे के वैसे ही वो ऑब्जेक्टिव यूज़ होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे की बात करें, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि इन द सेंटेंस इफ द नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब देन इट इज सेड टू बी अ नॉमिनेटिव केस। देखिए बच्चों, आप एक एग्जांपल के लिए लिखिए, उमेश इज ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आप यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कभी कभी सेंटेंस में दो सेंटेंस में जुड़ जाते हैं, और बोल क्या रहा है, इफ द नाउन इज द सब्जेक्ट, यदि नाउन जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब का ही, देन इट इज सेड टू बी अ नॉमिनेटिव केस। इस कंडीशन में आपने उसको नॉमिनेट, देखिए अगर मैं, आपने ये वर्ड बहुत इजीली सुना होगा, नॉमिनेशन आया है मेरा नाम, है ना, मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है, दैट मीन्स कि आपका नाम आया है। नॉमिनेट के मतलब नेमिंग यूज हुई है, आपकी नाम बताई गई है। जब आप नॉमिनेटिव सेंस में इसका यूज आप करेंगे तो वो आपका नॉमिनेटिव केस हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा या क्रिटिकल इशू नहीं है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस बनकर भी नहीं आते हैं, इससे समझ ज़्यादा आते नहीं है। लेकिन बच्चों ये पता आपको होना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्यों वहाँ लगता है, ऑब्जेक्ट वहाँ क्यों लगता है, आपका ये वर्ब कहाँ लगती है। बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसी समझ में आती जाएंगी। अब आपका बात करें पॉजेसिव केस। देखिए क्या होता है पॉजेसिव, आपने बहुत सरल शब्दों में कहा होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया दोस्तों। पॉजेसिव का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ किसी और चीज़ से बिलोंग करने की कोशिश करना या रिलेट करना, चाहे वो, अब एक एग्जांपल के मैंने बोला भाई ये मेरा पेन है, तो ये पॉजेशन ही तो है कि मैं ये पेन का संबंध मैं अपने से बता रहा हूँ। यानी कि मैं बोलूँ कि ये बोर्ड मेरा है, तो ये भी तो एक पोजीशन ही है। ये रोहन की कार है, ये एक पोजीशन ही है। या फिर कह सकते हैं ये मनीष की प्रॉपर्टी है, तो ये भी तो एक पोजीशन ही है। मतलब पोजीशन दो तरीके से हो सकती है बच्चों, एक फिजिकल पोजीशन कि किसी आर्टिकल या कोई भी थिंग्स की किसी चीज़ से रिलेशन, और एक रिलेशन इमोशनली कनेक्ट होना, वो भी तो एक पोजीशन ही होता है कि भाई मैं उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ, तो उसको लेकर के मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, दैट आई एक्चुअली आई एम वेरी मच पॉसेसिव टुवर्ड्स हिम और हर, सो आई डू नॉट वांट टू लिसन एनीथिंग रिगार्डिंग हिम और हर। तो ऐसे केस में जहाँ पर पोजीशन फिजिकल भी हो और चाहे तो मेंटली भी हो, ऐसे केस में पोजीशन ही कहलाता है। और पोजीशन के लिए आप जानते हैं कि कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आपने माय सुना होगा, माइन सुना होगा, ठीक है, योर सुना होगा, योर्स सुना होगा, ठीक है, इसके बाद देयर सुना होगा, ठीक है, देयर सुना होगा, इसके बाद आपका आर सुना होगा, आर्स भी सुना होगा। मतलब कि ये सब के सब क्या है, एक तरह से पोजीशन ही तो है ना। हिज का हिज हो जाएगा, मतलब ये भी एक तरह से क्या कह लो, हिज भी तो एक पोजीशन ही है कि दिस इज हिज थॉट, ये उसका विचार है। तो मतलब विचार का संबंध किससे, उससे, और उसका आपस में रिलेट हम कर रहे हैं, वो रिलेशन ही क्या है बच्चों, पोजीशन है। समझ गए। तो मेरा मतलब ये है कि पोजीशन इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी दैट मे बी और वेदर दैट इज फिजिकली और मेंटली, दैट इज क्लियर। सो अनदर वन इज डेटिव केस। देखिए डेटिव केस तो मैं आपको बता दूं, वोकेटिव और डेटिव केस तो जनरली ज़्यादा यूज़ हम देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक जनरली डेटा के सेंस में हम इसका यूज़ हम कर लें कि भाई ऐसा नाउन जो कि सेंटेंस में इज इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देन द नाउन इन द सेंटेंस इज द
डेटिव केस, जैसे एग्जांपल थैंक यू फॉर सेंडिंग मी गुड मैसेज, मतलब आप उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप डेटा बता रहे हैं कि आपने धन्यवाद किस चीज़ के लिए दिया। भाई आपने बताया कि ये जो डेटा आपने दिया उस डेटा को इनडायरेक्टली आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसके लिए थैंक यू उसको दे रहे हैं, तो आप डेटिव केस है ना। अगला क्या है आपको बच्चों, वोकेटिव केस। तो देखिए बहुत ही सेंस की बात कर रहे हैं, तो व्हेन अ नाउन इन अ सेंटेंस इज यूज्ड टू गेट अटेंशन देन द नाउन इन द सेंटेंस इज इन द वोकेटिव केस। देखिए कहने का मतलब ये है, सरल शब्दों में कहूँ तो किसी नाउन पर ज़्यादा फोकस ना करके बल्कि उस बात पे फोकस करना जिसके ऊपर बात चल रही है। यानी कि आप देखेंगे कि जो कह सकते हो नाउन इन द सेंटेंस, यानी कि अटेंशन देन द नाउन, किस चीज़ पे, जो डाटा उसमें दिया है। जैसे कि यहाँ पर हमारा फोकस अजय आर यू कमिंग फॉर अ फंक्शन, यानी कि आप इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फोकस करने वाली जो चीज़ें हैं आप उनको वोकेटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए अगला मैं आपको थोड़ा सा अगला लेके चलूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अब मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट एग्जैक्ट पॉइंट वाज हियर, राइट। लाइक टाइप ऑफ जेंडर। देखिए यहाँ पर जेंडर बहुत ही ईजी भी है और कई बार वो जेंडर से बहुत सारे क्वेश्चन बना देता है बच्चों। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए मस्कुलाइन का मतलब ही क्या होता है कि जो मेल को डिफाइन करे। किसको डिफाइन करें, मेल। मेल कौन कौन होता है, ही, हिम और हिज, ये पूरा के पूरा क्या होता है, मेल कैटेगरी का ही एक वर्ड है, ठीक है ना। आप जब भी मस्कुलाइन की बात करेंगे तो वो एक तरह से कह सकते हो कि मेल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। भाई हम बोले हैं कि दिस इज हिज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का संबंध उससे है। मैं लड़की की बात करूँगा तो उससे है, लेकिन लड़की अगर इंग्लिश में डिफाइन करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि विथ ह्यूम इज टॉकिंग अबाउट इज मेल और फीमेल। वो मेल और फीमेल को बताने के लिए ही ये मस्कुलाइन जेंडर को डिफाइन किया गया है कि आपका ऐसा जेंडर जो मेल कैटेगरी को डिफाइन करे, ठीक है ना बच्चों। अगला क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर हिमसेल्फ भी ले लीजिए। देखिए ये देखिए हिमसेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये सब के सब मेल कैटेगरी के ही एंटिटीज हैं, एलिमेंट्स हैं। अगला वर्ड आपका क्या है बच्चों, फेमिनाइन। फेमिनाइन का मतलब देखिए अभी हमने जेंट्स की बात करी थी तो अब क्या आएगा, फीमेल आएगा। शी, हर, हर सेल्फ, ये सब के सब क्या है, फेमिनाइन्स हैं, यानी कि फीमेल्स की बात जब आती है। जब आप लड़की की बात करोगे, वेमेन की बात करोगे, तब आपको फेमिनाइन जेंडर की बात करने को आती है, ठीक है बेटा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब ऐसे जेंडर्स जो क्या हैं, नॉन लिविंग और थिंग्स और साथ ही साथ लाइफलेस थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। लाइफलेस थिंग्स मतलब जिनके अंदर जान नहीं होती, वो लाइफलेस कहलाते हैं। नॉन लिविंग का मतलब जिनके अंदर सांस लेने की प्रक्रिया ना हो, जिनके अंदर जान ना हो, प्राण ना हो, वो आपके नॉन लिविंग्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी रखे गए हैं एक्सेप्शनली, जो होते तो लिविंग हैं परंतु हमने उनको न्यूटर जेंडर में रखे हैं। वी हैव केप्ट देम इन द न्यूटर जेंडर इन स्पाइट ऑफ दे आर लिविंग। एंड व्हाट आर दे आर लाइक एनिमल्स, आंट्स, इंसेक्ट्स, न्यूबॉर्न बेबी। क्योंकि देखिए हमेशा जैसा कि मैंने आपको बात की कि जो छोटे छोटे बच्चे जिनका जन्म अभी भी हुआ है, हमें नहीं पता है कि वो क्या है, मेल है कि फीमेल है। इसीलिए हम कई बार व्हाट इज इट, इट इज़ अ बेबी बॉय और इट इज़ अ बेबी गर्ल। यानी कि जब आप उनको डिफाइन करोगे तो सब्जेक्ट में ही या शी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ही शी अगर लग गया तो क्लियर हो गया कि भाई वो लड़का है कि लड़की है, जबकि सामने वाले को नहीं पता है। इसीलिए हमने बोला हुआ द बेबी इज क्राइंग देयर, मे बी इट इज हंग्री। ध्यान रखेंगे, बेबी वहां पर रो रहा है, हो सकता है कि वो भी क्या हो, भूखा हो। द बेबी इज क्राइंग, ठीक समझ में आया। तो मीनिंग क्या है बच्चों कि जब जैसे एक एग्जाम यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। बेबी इज क्राइंग, मे बी इट इज हंग्री। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, बेबी रो रहा है, क्यों, शायद वो क्या है, भूखा है, इसलिए वो रो रहा है।
अब अगर मुझे पता रहे कि वो लड़का है लड़की, तो मैं डायरेक्टली नाम दे सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ नाम देता हूँ, अगर वो लड़का है तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने राज लिख दिया, ठीक है, और लड़की है तो मैंने लिख दिया एक एग्जाम्पल के लिए कि रिया, ठीक है। अब अगर रिया या राज करता हूँ तो यहाँ पर डेफिनेटली इट नहीं आएगा, अगर रिया है तो शी हो जाएगा, और अगर यहाँ राज है तो ही हो जाएगा। मतलब ये है कि वे भी लिखा है इसीलिए वहाँ पर इट है। अगर वहाँ पे रिया या राज होता है तो वहाँ पर ही या शी हो जाता है, मस्कुलाइन जेंडर में आ जाता है। इसी प्रकार आपकी चाहे वो एनिमल्स हो, हमेशा बोलेंगे, आपने काऊ करने में बचपन में पढ़ा होगा, इट हैज़ 4 legs, काऊ इज आर पेट एनिमल, है ना। इट हैज़ 1 tail, इट इज़ अ 1 tail, इट हैज़ लॉन्ग 1 tail, तो इट हैज़ 2 ears। यानी हमेशा इट का यूज़ क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो होता तो लिविंग है, पर हम अंग्रेजी के अंदर इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट जेंडर हैज़ बीन पुट इन द न्यूटर वे, राइट। देयरफॉर अगला क्या है? कॉमन जेंडर बच्चों। तो कॉमन जेंडर का सीधा सा कंसेप्ट क्या है? ऐसे सारे जेंडर्स जो मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए यूज होते हों, वो आपका कॉमन जेंडर है। जैसे कि आप देखेंगे डॉक्टर होता है, हाँ वो अलग बात है कि आज भी कई जगह पर डॉक्टर मतलब लड़का मान लेते हैं, और अगर लड़की को डिफाइन करना हो डॉक्टर में तो क्या करते हैं? डॉक्टर नी आ रही है, क्या आ रहा है? डॉक्टर नी। तो हम नी तो ऐसे बोल देते हैं जैसे कि डॉक्टर नी मतलब लड़की को डिफाइन करता है, जबकि लड़की हो या लड़का डॉक्टर ही कहलाता है। टीचर आता है तो टीचर से हमें ऐसा लगता है कि कोई मेल है, और अगर हमें लड़की डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या बोल देते हैं? टीचर नहीं आ रही है, जबकि टीचर नहीं कुछ होता ही नहीं है। हमने एक तरह से कह लो कि एक शब्द इंग्लिश ले लिया और एक शब्द हिंदी ले लिया, नी कर दिया और एक इंग्लिश ले लिया टीचर। टीचर अंग्रेजी वर्ड है और नी क्या है? हिंदी वर्ड है। दैट मीन्स वी हैव कनेक्टेड 2 words, वन इज इंग्लिश एंड अनदर इज हिंदी। लाइक एग्जाम्पल हम देखें, अब जज है तो कभी आपने सुना है जज नहीं आ रही है? हमेशा यही सुना है ना, जज है, चाहे वो मेल हो, whether that is he or she, both can be gender can be included here in the common gender। मतलब कि जो आपके कॉमनली यूज होते हो वो सब के सब आपके कॉमन जेंडर में आते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। यानी अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो जो प्रोफेशंस होते हैं वो जनरली आज लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए यूज हो रहे हैं। आज सेम प्रोफेशन लड़का भी यूज कर रहा है, जैसे अब लॉयर हुआ, लॉयर तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। क्या हम बोलते हैं कि लॉयर नहीं बोलते ना। लेकिन अब आपने एक शब्द बहुत कॉमनली बहुत प्रचलित वर्ड है, कल्ट वर्ड कह सकते हो आप उसको। मुझे बहुत हैवीपन महसूस हो रहा है। अब हैवीपन क्या होता है भाई? हैवी मतलब हैवी, पन क्या है उसमें? पन आपने उसको हिंदी शब्द कर दिया हैवीपन, मतलब कि आपने उसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड और जोड़ दिया है जो कि हैवीपन हुआ है। दैट इज एक्चुअली वेरी मच फनी। अनदर वन इज ऑल्सो, वो क्या है? अब देखा, मुझे भारीनेस लग रही है। अब भारी नेस एक अंग्रेजी शब्द है और भारी हिंदी शब्द है। मतलब जब हिंदी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी जोड़ रहे हैं, और अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हिंदी जोड़ रहे हैं। हम कई बार अपने वर्ड में हम खुद उलझे हुए रहते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं क्या नहीं बोलना चाहते बच्चों, ठीक है। तो हमारी आधी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो हमने खुद ने बढ़ा के रखी है इंग्लिश की। एक्चुअली इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने खुद ने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया है, चाहे आप जज ले लो, आप डॉक्टर ले लो, टीचर ले लो, एटसेट्रा, वेयर द प्रोफेशंस बीइंग टॉकिंग अबाउट, इन दैट केस all those professions will be concluded or included as common gender, right दोस्तों। अगला आपका देखिए एक और टॉपिक आपका छोटा सा है जो कि बहुत गलतियां होती हैं उसमें भी, एपोस्ट्रोफी एस। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। आपके नाउन्स में 70% तो आप कह सकते हो कि बाकी चीज़ों का आता है, लेकिन 30% जो होता है ना मिस्टेक्स, वो इसी से होती है। यानी कि आपकी एरर स्पॉटिंग जब आती है तो 30% एरर इसी की दे दी जाती है और बच्चों को पता ही नहीं होता कि एस कहाँ लगाना है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक समझा देता हूँ, कुछ रूल्स आज मैं आपको बता रहा हूँ, सारे रूल्स नहीं बताऊँगा, कुछ रूल्स बताऊँगा, पर उसके ऊपर हम कुछ 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि हम नाउन को पढ़ के हमने क्या सीखा। जैसे कि आप बोलेंगे अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। लिविंग थिंग्स के लिए बात करेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे आपने देखा होगा फादर्स हाउस हम बोलते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपने देखा होगा ना, हमेशा बोलते हैं भाई आपके पिताजी का नाम क्या है, का। आप हिंदी में उसको का भी बोलते हैं। का मतलब होता है पोजेशन, एक तरह से कह सकते हो आप। इंग्लिश में क्या वर्ड है ये? पोजेशन, या फिर इसी को क्या कहें? ओनरशिप भी कह सकते हैं। ओनरशिप यानी कि आप
किसी चीज को किसी चीज से रिलेट कर रहे हैं तो वो ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी जब आप यूज कर रहे हैं तो आप इनका यूज करेंगे। तो देखिए क्या है, एक होता है जैसे सपोज करो कि राम्स कार, एक एग्जांपल, ठीक है। अब ये कार किसकी है? राम की। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कार ऑफ राम? देखिए हम इंग्लिश स्पोकन में व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश एट दैट टाइम देयर इज नो मैटर that whatever we speak before person will understand it easily that what actually you are trying to speak, it's okay. But as far as grammar is concerned, here there is a definitely matters of a single term even that can definitely your question that can make definitely your question wrong, and that is only about 1 marks my dear friends. So आप कह सकते हो कि ये जो टर्म्स है राम्स कार वो सही है, बट कार और राम ऑफ राम जो है वो क्या है, गलत है, क्योंकि लिविंग थिंग्स के लिए कभी भी ऑफ नहीं लगता है, वो क्या लगता है, अपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि भाई आप जैसे एग्जांपल के लिए कि मनीष है, लास्ट में एस एच है, सी एच है, ऐसे वर्ड्स जिसमें लास्ट में एस आता हो, एस एच आता हो, ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा। जैसे आप मैं बोलूँ क्लास, अब यहां पर ऑलरेडी क्या आ रहा है बच्चों, डबल एस आ रहा है। एक एग्जांपल लिखा है बॉयज, बॉयज की क्या, हॉस्टल, तो यहां पर ऑलरेडी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा जब भी आपको लास्ट में एस दिखाई दें, ऐसे केस में आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क्स यूज करना है, सिर्फ मार्क, ना कि आपको डबल एस का यूज करना है, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि क्या सही हो जाएगा आपका, जब भी टर्म्स में ऑलरेडी एस हो तो वहां पर आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करेंगे। आप समझ लीजिएगा इजीली। देखिए जैसे लिखा है बॉयज कॉपी, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ये गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे बॉय कॉपी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, तो कॉपी अलग नाउन है, बॉय अलग नाउन है। अगर मुझे इस कॉपी का संबंध बॉय से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस देना पड़ेगा बच्चों। लेकिन अगर सपोज जैसे एक और वर्ड है रोहन कार, तो रोहन अकेला यूज करूं और कार अलग करूं तो दोनों का संबंध आपस में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं रोहन कार तो ये गलत है, लेकिन अगर मैं रोहन के साथ कार का संबंध लगाऊं एस के साथ तो वो सही है। मतलब कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करेंगे कैसे केस में, लिविंग थिंग्स में। अगला वर्ड आप देखेंगे क्या, नेक्स्ट सेकंड रूल, एस विल बी यूज्ड विद कंपाउंड नाउन एट द लास्ट, या फिर हम कह सकते हैं पेयर वर्ड। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल के लिए बताएं, जैसे कंपाउंड नाउन का मतलब या पेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके एक होता है जन्म का संबंध और एक होता है धर्म का संबंध। आपने हमेशा देखा होगा, एक जन्म से होते हैं संबंध, जिसे बोलते हैं माता पिता भाई बहन, ये सब आपके जन्म के संबंध हैं। वो एक कहता है धर्म के, जिसे बोलते हैं आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब के सब क्या है आपके, ये बिल्कुल ये आपके धर्म के संबंध है। बस यहाँ आपके ब्रदर सिस्टर सबके सब हो जाएंगे, बस वहाँ पे वाइफ आपकी वाइफ कहलाएगी, वहाँ पे सिस्टर इन लॉ नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फिर तो सिस्टम भी बिगड़ जाएगा बच्चों। कहने का मतलब ये है कि वो एक अलग वर्ड है, बाकी सारे के सारे आपके कंपाउंड फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल मदर इन लॉज कार, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब आप कार का संबंध सास से करना चाहते हो तो आप तभी कर सकते हो जब आप उसमें क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन कहाँ पे, इन लॉज के आगे, ना कि मदर के सामने। अगर आप इसका यूज ऐसे करते हैं, सपोज मदर्स इन लॉ कार, तो गलत है, जबकि सही क्या होगा, सही आपका ये टर्म्स होगा, यानी लास्ट में आपको अपोस्ट्रोफी एस देना है। अगला वर्ड क्या है बच्चों, स्टेप सन्स प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये दोनों क्या है, कंपाउंड है। स्टेप क्या है, सौतेला, सौतेला क्या, लड़का, किसकी संबंध की प्रॉपर्टी है, सौतेले लड़के की प्रॉपर्टी, उसको डिफाइन कौन कर रहा है, ये अपोस्ट्रोफी एस। ऐसे केस में ध्यान रखना आपको, अपोस्ट्रोफी एस
का संबंध यदि प्रॉपर्टी से किसी कंपाउंड नाउन के साथ करना है तो आप वहां पर स्टेप के साथ, यानी कि आप यहां पर स्टेप सन प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है when any noun is contained with s, sh and sounding with s or shh if there is already used s। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि जब किसी नाउन के लास्ट में ऑलरेडी sh आए, ss आए या s अकेला आए तो वहां पर आपको सिर्फ मार्क यूज करना है। देखो बच्चों यहां पे देख लीजिए, ये देखिए यहां पर मनीष के साथ आपको डबल से s नहीं दिखाई देगा, क्लियर है ना। देखिए यहां पर ये गलत है ना, बॉयज हॉस्टल, क्या सही है, यहां पर बॉयज अकेला ये वाला सही होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब उसके लास्ट में एस लगा हुआ है तब आप उसका यूज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है बेटा, अगला वर्ड आप देखेंगे, अगला वर्ड तो आप देखिए, अगला है आपका अपोस्ट्रोफी एस यूज्ड। क्या है? कंट्री या प्लेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, कंट्री या प्लेस, यानी कि देश या बाकी जगह पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं बच्चों। देखिए इंडियाज टैलेंट, यानी कि किसका टैलेंट है, इंडिया का टैलेंट है। और आप इसको अगर एडजेक्टिव में समझाना चाहें तो एक और ऑप्शन है, आप अगर चाहें, जैसे मैं बोलूं आई एम इंडियन, इसका मतलब कि मैं भारतीय हूं, यानी ये मेरी विशेषता है कि मैं भारत से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं क्या हूं, भारतीय। इसी प्रकार आई बिलोंग टू इंडिया, दैट मीन्स आई एम एन इंडियन बॉय। इसका मतलब कि आप चाहो तो उसको इंडियन टैलेंट भी कह सकते हो, क्योंकि टैलेंट का संबंध ऑटोमेटिक इंडिया से आ रहा है, और दूसरा टैलेंट का संबंध यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हो। सिमिलरली अमेरिकन, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी या अमेरिकन टेक्नोलॉजी सेम ही है, राइट। यहाँ ए जो है ये यहाँ पर जो है गलत है, अमेरिकाज टेक्नोलॉजी होगा या फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए, S will not be used with two times in a sentence। ध्यान रखिएगा, कभी भी S का प्रयोग दो बार यूज नहीं करेंगे, दो बार कभी भी एक सेंटेंस में S का यूज दो बार नहीं करेंगे। जैसे कि दिस इज रोहित फादर्स प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी रोहित के पिता की है, गलत सेंटेंस है बच्चों। कभी भी दो नाउन एक साथ आए और ये इसको हम कहते हैं ज्वाइंट, आप इसको क्या कह सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट भी कह सकते हो, ज्वाइंट नाउन, यानी कि ज्वाइंट नाउन के साथ आप कभी भी दो बार एस यूज नहीं करेंगे। चाहे देखिए कह सकते हैं क्या, अगर रोहित के पापा की प्रॉपर्टी है तो आप उसको अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे, रोहित फादर प्रॉपर्टी, यानी कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रोहित फादर, यानी कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, रोहित के पापा की है। आप वहां पर सिंगल ही बार यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, आप आगे जो नेक्स्ट रूल है हमारा आज के लिए, लास्ट रूल बताऊंगा, इसके बाद इसके आगे के रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखिए क्या लिखा है, एस कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर टाइम। देखिए ध्यान रखिएगा, यानी कि आप कह सकते हो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, यानी एस का यूज जितने भी ऐसे सभी वर्ड्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हो, वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो कैसे होंगे, टाइम को एक्सप्रेस करने के सेंस में भी आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं बच्चे। कैसे, देखिए आप देखेंगे अ वीक लीव। देखिए अगर सपोज करिए कि मुझे छुट्टी की बात करूंगा मैं, ठीक है ना, तो मैं अगर छुट्टी की बात करता हूं तो ऐसे केस में अगर मैं डायरेक्ट ऐसा बोल दूंगा तो लीव का संबंध अ वीक से बन ही नहीं पाएगा। और कब तक नहीं बन पाएगा, जब तक कि मैं उसको क्या ना लगा दूं, एस ना लगा दूं, अपोस्ट्रोफी एस। अ वीक्स लीव, अगर मैं वीक्स लीव से कह सकता हूं तो मैं मंथ लीव भी कह सकता हूं, या फिर बोलूं अ मंथ्स सैलरी। ठीक है ना बच्चों, तो दैट मीन्स कि वी आर हैविंग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आल्सो दैट वी कैन यूज apostrophe s in that place। one more word ध्यान रखिएगा, ऑफ का यूज हम कब करते हैं, when that is नॉन लिविंग। क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। ध्यान रखिए, जैसे एक एग्जांपल टेबल स्लैग की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं मान लो सपोज टेबल स्लैग कर दूं, मान लीजिए, या टेबल स्लैग, तो देखिए एक बात बताऊं, टेबल खुद एक नॉन लिविंग है, लैग भी नॉन लिविंग है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, लैग्स ऑफ या लैग ऑफ टेबल, मतलब कि
टेबल का लैग, यानी कि जब नॉन लिविंग होंगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इतना। तो बच्चों आज के जो मैं कुछ रूल्स आपको जो मैंने बताए 6 रूल्स अपोस्ट्रोफी एस के आज मैंने आपको बता दिए हैं। आगे के रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम 2-3 क्वेश्चंस हम चाहें तो उसमें लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा जनरेट हो जाए, ताकि आपको समझ में भी आए कि नाउन में मिस्टेक एग्जाम में कैसे आती है। और ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं सब के सब एग्जाम में आने वाले या आ चुके वर्ड हैं। जैसे एग्जांपल ये माय सिस्टर, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका ये पहला क्वेश्चन आपका एसएससी का आपका एलडीसी में भी आया है, स्टेनो में भी आया है, ये आपका सीजीएल में भी आ चुका है और सीएचएसएल में भी आ चुका है, टैक्स असिस्टेंट में भी आ चुका है। और ये कब आ चुका है 2003, 5 और आपका 7, यानी कि एक से ज़्यादा बार आया है बच्चों, ध्यान रखना। इसलिए ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता, डेफिनेटली होता है। कंटेंट तो सेम ही है ना बच्चों, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। देखिए क्या लिखा है, माई सिस्टर ऑब्लिक हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ध्यान रखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझिएगा। देखिए रीड तो थर्ड फॉर्म भी रीड ही कहलाएगी और फर्स्ट फॉर्म भी रीड कहलाएगी, बस हम बोलने में चेंज कर सकते हैं, रीड रेड रेड, बट द स्पेलिंग विल बी सेम। अब आप बताइए, देखिए इसमें क्या है कि इस पूरे सेक्शन में 1, 2, 3 और 4 इन सारे चारों सेक्शन में आपका अगर ये सेंटेंस सही लगता है तो ये नो एरर बनेगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस में किसी भी पार्ट में गलत एरर पाई जाती है, व्हेन यू फाइंड एनी एरर इन दैट केस दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोलूँ जैसे माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, यानी मेरी सिस्टर ने क्या करा, बाइबल के पेजेस कर दिए, यानी कि हर एक पेज को पढ़ा। बच्चों ध्यान रखिएगा जब भी कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, कोई भी वर्ड जब रिपीट हो रहा हो या कोई नाउन रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए रिपीट क्या क्या हो रहा है, एक पेजेस हो रहा है किसी प्रीपोजिशन के बाद। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को विशेषता ध्यान रखिएगा कि जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा हो, डे बाय डेज, यानी ऐसे सब वर्ड जैसे डेज बाय डेज नहीं हो सकता, इसी प्रकार पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं हो सकता। क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, यानी हमारी किस में गलती है, इसमें गलती है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। मतलब कभी भी प्रीपोजिशन के बाद और प्रीपोजिशन से पहले वाला जो शब्द अगर एस के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों, तो वो क्वेश्चन क्या है, वो सेक्शन गलत माना जाता है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा है द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। अब आप देखेंगे हम बात क्या कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से क्या बोला गया, क्या करना है, राइट करना है, किस चीज का, बुक का। बुक का क्या करना है, क्या करना है, प्रीफेस। और फॉरवर्ड उसकी स्पेलिंग नहीं हो सकती, उसकी स्पेलिंग नहीं हो सकती। पता बच्चों क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा सा आप समझिए, वहां पर क्या होगा, FOREWORD, मतलब जो प्रीफेस के सेंस में जो वर्ड यूज आप करते हैं ये वो वाला वर्ड है बच्चों, यानी कि प्रीफेस वाला वर्ड है फॉरवर्ड, ये वाला वर्ड है वो, यानी कि आपका ये वर्ड जो है गलत है, यानी कि आपकी जो एरर है वो सेकंड पार्ट में है। यानी कि आप ध्यान रखें कभी कभी नाउन में जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आए, कभी कभी वर्ड की मिस्टेक भी आपको दे सकते हैं, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे वो मीनिंग वाइज मिस्टेक हो। ध्यान रखें ये सब नाउन की ही मिस्टेक्स मानी जाती हैं। आगे वर्ड देखेंगे आप, क्या लिखा है, when the football team walked onto the field the crowd burst into applause but some cheers were here too no more। अब बताइए इसका आंसर सोचिए जरा बच्चों। बताइए बच्चों, देखिए बच्चों आपका ये क्लियर है, आपको ये दो वर्ड्स क्लियर हुए। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द फुटबॉल टीम वॉक्ड ऑन टू द फील्ड द क्राउड बर्स्ट इनटू
अपलॉज, यानी कि आप कह सकते हो कि जब जैसे ही फुटबॉल की जो टीम है वो कहाँ पर फील्ड में पहुंची, इनटू द फील्ड, लेकिन क्या हुआ, द क्राउड वर्स्ट इनटू द अपलॉज, यानी अपलॉजेस आप कह सकते हैं, बट सम चीर वर हर्ड टू, यानी कि आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है ना बच्चों, ठीक है ना। आप नेक्स्ट कहेंगे आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। मैंने पहले ही आपको बताया बच्चों कि कभी भी क्या होता है, वर्क्स नहीं होता, क्या होता है, वर्क होता है। और जब वर्क आपका होगा तो आप यहाँ पे मैंने भी यूज नहीं कर सकते बच्चों, क्या करेंगे आप यहाँ पे मच का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क, या फिर पीसेस करेंगे। अगर आप उसको काउंटेबल में चाहते हैं, वर्क अनकाउंटेबल सेंस है, लेकिन अगर आप उसको काउंटेबल में चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, पीसेस करेंगे, क्या कहेंगे, पीसेस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ वायरन एंड शेली। देखिए क्या है, ये बात एक्चुअली लिटरेचर वर्ड की कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड कर रहा है किसकी, लिटरेचर की, लिटरेचर वर्ड की यूज कर रहा है। देखिए क्या है, बायरन क्या थे, एक आपके लेखक थे, यानी कि पोइम थे, पोइटिक्स थे, और एक शैली, पीबी शैली नाम था इनका पूरा, ये भी क्या थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इन दोनों की पोइट्री बहुत अच्छी लगती है, पोइट्री अच्छी लगती है, क्योंकि वो क्या है, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, तो पोइट्री होगा यहाँ पे बच्चा, क्या होगा, पोइट्री, ना कि पोइट्रीज। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, है ना। आप आगे देखेंगे द ब्यूटिफुल सराउंडिंग, क्या लिखा है, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी, यानी कि आसपास के सुंदर वातावरण क्या है, मुझे आकर्षित करता है। आप देखेंगे बेटा, जब भी सराउंडिंग की बात आती है तो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाने वाला वर्ड है। जब आप ऐसे केस करते हैं तो कभी भी आपने सराउंडिंग नहीं सुना होगा, क्या सुना होगा, हमेशा सराउंडिंग्स सुना होगा, क्या सुना होगा, सराउंडिंग्स, यानी कि मेरे आसपास जो माहौल बने, या जो माहौल हो, जो सुंदर माहौल हो, वो मुझे क्या करता है, आकर्षित करता है बच्चों, ठीक है। अगला वर्ड है द फर्नीचर्स। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, हमने पहले ही पढ़ा, फर्नीचर्स में कभी क्या नहीं लगता, एस नहीं लगता, क्या होगा, द फर्नीचर, फर्नीचर्स होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होती है, ठीक है, यानी कि आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। अगला वर्ड क्या है, मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, यानी कि बहुत सारे लोग, या फिर कहो कि ज्यादातर लोग आज किससे डरे हुए हैं, स्वाइन फ्लू से। तो ज्यादातर लोग आप जब यूज करते हैं तो आपने कभी भी मोस्ट पीपल नहीं सुना होगा बच्चों, आपने हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल सुना होगा, क्या सुना होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल। कुल मिला करके कभी भी अकेला, जब आप मोस्ट का यूज एज अ क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं, जो कि अप्रोक्स क्वांटिटी होती है, या फिर कह सकते हैं ज्यादातर, तो ऐसे केस में आप क्या यूज करेंगे, ऑफ द यूज करेंगे, ऑफ, क्योंकि आप वहां पर क्वांटिटी बताना चाहते हैं बच्चों, इसलिए मोस्ट पीपल आर इनकरेक्ट बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर करेक्ट, राइट। अगला वर्ड है बच्चों सम ऑफ हिज लगेजेस, यही देखने को मिल रही है बच्चों, देखो कभी भी ध्यान रखें, लगेज होता है, लगेजेस नहीं होता, लगेज तो खुद एक लगेज ही है ना, अनकाउंटेबल फॉर्म ही है ना वो तो। जैसे आप रुपये की बात करें सपोज, और एक बात करें मनी, देखिए आपने वर्ड सुने होंगे, और एक आपने सुना होगा रुपी। देखिए यहां पर क्या मतलब निकलता है इसका, मनी जो है वो एक अनकाउंटेबल फॉर्म है, क्या है, अनकाउंटेबल, जबकि पीपल क्या है, सॉरी रुपी क्या है, एक काउंटेबल, जबकि बात पैसे की ही चल रही है, लेकिन दोनों का टर्म्स अलग हो जाने के कारण उनका जो नेचर है वो भी क्या हो जा रहा है, बदल रहा है। सिमिलरली लगेज ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल फॉर्म में आ जाता है। तो बच्चों ये आपको आज क्लियर हो गया है, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आप जितना भी नाउन्स के जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट के ही क्वेश्चंस आपको बनते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ अलग हो जाएगी और ये चीज़ अलग हो जाएगी। इसलिए अगला जो वर्ड आपको मैं अगले की जो आपको कुछ वर्ड्स जो आपके एरर्स बनाएंगे, जो नेक्स्ट एरर्स हम बात करेंगे वो आपके कुछ एपोस्ट्रोफी या इसके रूल्स कुछ और बचे हुए हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ बाकी की जो एरर्स बची हुई हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके नाउन्स के जो कॉन्फिडेंस है वो क्लियर हो जाए। बच्चों ध्यान रखें एक और बात कि जितने भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर
वो सब के सब जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब के सब क्वेश्चंस में बनती हैं बच्चों। देयर इज नथिंग वेस्टेज, वॉट एवर वी आर स्टडिंग डेफिनेटली दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप इनको देखेंगे 2003 में, 2004 में, 2005 में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। टैक्स असिस्टेंट में, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीडीएस में, एनडीए में, आपके स्टेनोग्राफी, सीएचएसएल, एमटीएस, आपके एफसीआई, इन सब के अंदर ये क्वेश्चंस रिपीट हुए बच्चों। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को याद ना करके आप इन क्वेश्चंस के अंदर जो कंसेप्ट उलझाए गए हैं या जो कंसेप्ट आपको दिए हैं उन्हीं कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है बच्चों, और कुछ नहीं है। बाकी वर्ड क्या क्या है, मीनिंग्स का क्या है, दूसरे वर्ड आ जाएंगे भाई, शी की जगह ही यूज हो जाएगा। अगर हो सकता है ही है तो हो सकता है कि आगे चल के वो चीज़ राजीव लिखा आ जाए, लेकिन कंसेप्ट तो सेम है ना बच्चों। दैट इज द थिंग व्हिच वी हैव टू ओनली स्टडी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। देखिए बाकी क्या आपको क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं तो आप हिट करिए लाइक्स को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, जो आपके बाकी जो मित्रगण हैं, जो दोस्त वगैरह हैं, जो आपके जो उसकी तैयारी, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एट दैट टाइम, उनके लिए भी एक वीडियोस हेल्पफुल हो जाए ताकि बच्चे वो भी आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें और हमारे वाले जितने भी लोग हैं वो भी आगे बढ़ें। हम अकेले नहीं, हमेशा पहले यू होता है, पहले ही होता है, फिर यू होता है, फिर आई होता है, हमारा सोचना ऐसा होता है। इसलिए आप इस तरह से चलें और आपको कोर्सेज धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अगर डीप कोर्सेज और पीडीएफ और बाकी नोट्स आपको चाहिए तो पेड कोर्सेज में आपको आना पड़ेगा। उसके लिए हमारा प्ले स्टोर पे आपको जाकर के आपको ऐप खरीदना पड़ेगा, ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके अंदर कोर्सेज आपको मिलेंगे, आप उन कोर्सेज को ले सकते हैं। आगे बाकी की जो डिटेल्स हैं हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में और अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।